वेलकम टू बूस्टर प्राइम एकेडमी। एक बार और आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का पहला चैप्टर है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे, इन 3 टॉपिक को लेके पहले चलेंगे। ठीक है। पहला टॉपिक है जनन, जो कि आपके चैप्टर में दिया हुआ है, इसमें नाम है, यहाँ पे है। दूसरा है पुष्प। हमें क्या पढ़ना है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को पढ़ना है। तो हम पहले क्या पढ़ लेंगे? जनन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे पुष्प क्या होता है, उसके बाद से पढ़ेंगे पुष्प की संरचना क्या है। ठीक है। तो हम बात करेंगे पहले जनन की। तो देखिएगा, जो जनन है इसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी एक सिंपल सा परिभाषा अगर हम देंगे तो हम ये कहेंगे कि जनन वो प्रक्रिया है, रिप्रोडक्शन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है, हम अपने जैसे ही संतान या कोई जीव क्या करता है, अपने जैसे संतान उत्पन्न करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। बाद में आता है कि वो कौन जीव हो सकते हैं, कौन से जीव होते हैं जो अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो हम बोल देंगे कि वो एक कोशिकीय जीव हो सकते हैं, बहुकोशिकीय जीव हो सकते हैं। लगभग वे जो सभी जीव होते हैं वो लगभग लैंगिक जनन करते हैं। ठीक है। तो देखेंगे, अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार। तो हम बोलेंगे जनन जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। देखेंगे, जो लैंगिक जनन है इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। अलैंगिक जनन है जो, उसे हम बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब हम बात ये समझेंगे कि क्या होता है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों क्या है? जनन के ही प्रकार हैं। तो जो जनन में जो प्रोसेस होता है वही इन दोनों में भी होगा। यानी जनन क्या है? जनन वह प्रक्रिया थी, अभी हमने बताया है कि जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव क्या करता है, अपने जैसे ही संतान उत्पन्न करता है, उसे हम जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन क्या होगा, उसी के आधार पर इसको बोलेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया क्या, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। ठीक है। और अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। कौन कौन भाग लेते हैं इसमें? तो हम बोलेंगे नर, ये मेल का सिंबल है यानी नर का सिंबल है, और मादा, ये दोनों भाग लेते हैं। इसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। ठीक है। अब आते हैं अलैंगिक जनन पे। तो हम ये बोलेंगे कि जनन की वह प्रक्रिया जिसमें ना ही नर होता है ना ही मादा, इसमें एक जीव होगा, उसी जीव से क्या होगा, दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है, उसे हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। अब यहाँ देखेंगे इसमें क्या है, मेल यानी नर होता है, और इसमें फीमेल होगा, नर और मादा, फीमेल मिस होगा मादा। ये इसका सिंबल है, इसको फीमेल दिखाते हैं, इससे दिखाते हैं मेल को। ठीक है। पर इसमें क्या होता है, कोई नहीं होगा, इसमें कोई नर और मादा नहीं होता है, कोई एक कोशिकीय जीव होगा जो क्या करेगा, 2 भागों में बंटकर जीवों का निर्माण कर देगा। ठीक है। इस तरह से तो यह अलैंगिक जनन है और यह लैंगिक जनन है। दूसरी बात, हम ये बात करेंगे कि लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतत होगा वो कैसा होगा। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतत होगा, यानी इसके द्वारा उत्पन्न संतान कैसा होगा, ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं, असमान होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो इसमें संतान उत्पन्न होगा, मान लीजिए क्या हुआ, 2 संतान उत्पन्न हुए, क्या हुए, 2 संतान उत्पन्न हुए। ठीक है। जैसे मान लेंगे, इधर समझ लेंगे,
मान लीजिए चिड़िया ने क्या किया, जनन किया और क्या किया, अपने जैसे दो और संतान का निर्माण कर लिया। और एक यहाँ पे बना लो। निर्माण कर लिया। तो क्या ये लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतत होंगे वे दोनों एक समान होंगे कि नहीं होंगे? हमारे कहने का मतलब ये है। क्यों ये हम कह रहे हैं? क्योंकि अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न दो संतत होंगे, उत्पन्न जो दो संतत होंगे यानी दो जो संतान उत्पन्न होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से हूबहू 100% मैच करते हैं, यानी एक समान होंगे। क्या होंगे? एक समान होंगे। परंतु लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतत होंगे वो क्या होंगे? असमान होंगे। क्या होंगे? असमान होंगे। इसका क्या कारण है उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, दो डीएनए। क्या होगा? दो डीएनए। कौन कौन सा डीएनए? तो हम बोलेंगे एक माता का डीएनए यानी मैटरनल डीएनए, माता का डीएनए यानी हम बोलेंगे मैटरनल डीएनए। और दूसरा क्या ऐड होता है इसमें पैटर्नल डीएनए। क्या ऐड होगा? पिता का डीएनए। पैटर्नल डीएनए, ठीक है। यानी इसमें मैटरनल डीएनए, माता का डीएनए और पिता का डीएनए जब मिलेगा तब क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा, एक नए संतान का निर्माण होगा, जिसमें क्या होगा, आधा जो जीन होगा या आधा जो डीएनए होगा माता से प्राप्त हुआ होगा, आधा जो होगा पिता से प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। ये डॉटर का डीएनए है, यानी जो संतान उत्पन्न होगा, जो संतान उत्पन्न होगा ये उसका डीएनए है, ठीक है। यानी इसमें दो अलग अलग डीएनए मिलकर एक डीएनए का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक संतत का निर्माण कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होगा, ये एक समान नहीं हो सकता, असमान होगा। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ठीक है, ये उसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। ये कोशिका क्या होती है, विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो इसका डीएनए ही क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जो एक डीएनए है, ये ऐसा मान लेंगे, जो एक डीएनए है यही डीएनए क्या करता है, दो डीएनए का निर्माण कर लेता है, या एक डीएनए का निर्माण करेगा, मतलब कुछ ना कुछ तो बनाएगा, निर्माण कर रहा है। तो ये दो डीएनए का निर्माण कर ले रहा है। तो एक ही डीएनए से बने दो डीएनए क्या होंगे, समान होंगे। क्या होंगे? ये एक समान होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। इसीलिए तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान को इसी वजह से हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? क्लोन बोलेंगे, ठीक है। अब क्लोन क्या है, एक बार और इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लोन क्या है? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न वह संतत होता है जो क्या होता है, एक दूसरे में 100% मैच होता है, एक समान होते हैं, यानी इसके जो संतत होंगे वो बिल्कुल हूबहू एक समान होंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोन कहते हैं। संरचना में समान होंगे, संगठन में समान होंगे, और इसके डीएनए तो ऑलरेडी समान होता ही है। तो ये है लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अब हम आते हैं टॉपिक पे अपने आते हैं। चैप्टर का नाम था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आपने लैंगिक जनन को क्या कर लिया, कवर कर लिया, आपने इसको कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे पुष्प। क्या पढ़ेंगे? पुष्प।
पादप तो लगभग सब जानते ही हैं, पादप लगभग सब जानते होंगे। तो हम अब पढ़ेंगे पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम पुष्प पढ़ लेते हैं। पुष्प इंग्लिश में इसे बोलते हैं फ्लावर। ये क्या होता है? तो अगर मैं ये कहूँगा कि बच्चे ज़रा आप मुझे ये बताओ कि आप एक पुष्प को देखते हो तो उसे क्या इमेजिन करते हो, उसमें क्या देखते हो? ठीक है, मतलब एक पुष्प को देखकर आप क्या कहोगे? ठीक है, तो आप सोचो ज़रा कि अगर आप क्या करते हो, कहीं जाते हो घूमने तो क्या देखते हो कि एक बहुत सुंदर सा क्या है, पुष्प खिला हुआ है। मान लीजिए एक कनेर का क्या है, पुष्प है, आपने इसको देखा। आप इसमें देख रहे हो तो क्या देख रहे हो? कुछ संरचनाएं बनी हुई हैं, ये बीच में है, किनारे किनारे बहुत अच्छा सा संरचना बना हुआ है, इसको देखते हो और इसके कलर को भी देखते हो। क्या देखते हो? तो ये लाल है, क्या है? लाल है। और हम सब जब भी होते हैं, देखते हैं फूल को, तो उसकी तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो ये क्या करता है? आकर्षित भी करता है। क्या करता है? आकर्षित भी करता है। हमें क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। ठीक है, दूसरी बात हम इसमें क्या है, इसका हम क्या देखते हैं? लाल रंग देखते हैं, या जिस कलर का भी ये होता है उसको देखते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। इसी अच्छे रंग के कारण हम क्या होते हैं? इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। दूसरी बात, ये जो पुष्प है इसमें क्या होती हैं? आपको कुछ ये सब संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसको हम कहते हैं पंखुड़ी। इसको पंखुड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसी पुष्प को देखकर हम क्या करेंगे? इस पुष्प का हम परिभाषा लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? अभी हमने क्या पढ़ा उसमें कि पुष्प किसका भाग है? ये कहाँ ये पाया जाता है? तो ये प्लांट में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है ये? चूँकि ये पौधे का भाग है भाई, पौधे का, भाई सही बात है, पौधे का काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट भाग है, बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये, वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा। तो ये पौधे का क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। ठीक है, तो हम पहले वही लिखेंगे कि पुष्प क्या है? पौधे का महत्वपूर्ण भाग है। महत्वपूर्ण भाग या संरचना होता है। क्या लिखेंगे? भाग या संरचना होता है। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखेंगे? यह क्या होता है भाई? ये क्या होता है? चूँकि ये लाल है तो हर एक कलर को हम कहते हैं रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग कहते हैं। लाल भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। तो ये कलर है। क्या है? कलर है। तो हम कहते हैं कि पुष्प क्या होता है? ये रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम जब भी पुष्प को देखते हैं तो क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो हम बोलेंगे यह, चूँकि हम भी जीव हैं तो हम लिखेंगे यह जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। ठीक है, अतः हम इसको क्या बोल देंगे? यह पौधे का आकर्षक भाग होता है या आकर्षक संरचना होता है। तो चौथा ये भी लिख लेंगे, पौधे का आकर्षक भाग संरचना होता है। उसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि कनेर का फूल है। कहीं कहीं आपने क्या देखा है? आप कहीं कहीं देख पाते हो कि हमें क्या देखने को मिलता है? हमें अड़हुल का फूल देखने को मिलता है। काफ़ी नवरात्र में काफ़ी ये चर्चित क्या है? फूल होता है। काफ़ी ज़्यादा आप इसको देख पाते हो। ये क्या है? अड़हुल का पुष्प है। ये भी काफ़ी क्या होता है? आकर्षक होता है, रेड कलर का होता है। तो ये सब क्या है? पुष्प होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? पुष्प कहते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया, ये एक ऊपरी संरचना हो गया। ऊपरी संरचना को देखकर हमने क्या किया? इसका परिभाषा जान लिया। अब हम क्या करेंगे? इसके कार्य के आधार पर भी थोड़ा एक दो पॉइंट देख लेंगे। तो इसका क्या कार्य होता है, पौधे में रहकर क्या कार्य करता है, उसको हम देखेंगे। तो पांचवा पॉइंट हम लिखते हैं कि यह पौधों में क्या कराता है? जनन कराने का कार्य करता है। कैसे कराता है भाई? तो आपको भी पता है कि जो कीट होते हैं, कीड़े होते हैं, मक्खियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं? इसकी तरफ आकर्षित होती हैं।
वे मक्खियाँ किसी अन्य पुष्प के पुंकेसर पे बैठ के पराग कणों को लेकर आने का भी कार्य करती हैं। तो ये क्या कराता है, अपने आकर्षण के कारण क्या कराता है, जनन कराने का कार्य कराता है, जनन कराने में सहायक होता है। क्या होता है, सहायक होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। तो आप इसके बेस पे क्या कर सकते हो, अपना परिभाषा बना सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आप जो संरचना देख पा रहे हो, चूँकि बायोलॉजी है, बायोलॉजी पूरा संरचना पे ही आधारित होता है, स्ट्रक्चर पे ही आधारित होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें आप देख लो, जो है उसका नाम लिख दो। ठीक है, उसको अच्छे वर्ड में उसको अंकित करके लिख दोगे तो परिभाषा वो बन जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि ये इसे हम क्या कहते हैं, जिसमें ये पूरा संरचना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। अब हम आएंगे, अगला हमारा पॉइंट ये था कि पुष्प की संरचना क्या है। क्या पढ़ेंगे, पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना देखेंगे अब हम। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको देख लेंगे बस कुछ ही टाइम में। ठीक है, तो हमें पुष्प की संरचना पढ़ना है, तो हम एक बार क्या कर ले रहे हैं, फिर से हम क्या कर रहे हैं, पुष्प बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पुष्प बना ले रहे हैं। तो चलो बनाते हैं। ये एक अड़हुल का पुष्प है, गुड़हल का। इसमें कुछ ऐसी ऐसी संरचनाएं आपको देखने को मिलते हैं। मैं उसको किसी और कलर से डिनोट करता हूँ ताकि उसको पढ़ने में आसानी होगा। ठीक है, देखिए इधर। ठीक है, अब आइए इधर। ठीक है, ये एक पुष्प है। ठीक है, अब इसका जो संरचना पढ़ना है तो हमें यही जानना होता है संरचना में कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो हम ये बोलेंगे पुष्प में 4 चक्र होते हैं। इसका संरचना किससे किससे बना होता है, 4 चक्रों से बनता है। 4 चक्रों से ये बना होता है, बना होता है। कौन कौन से हैं 4 चक्र, पहला है स्त्री केसर, स्त्री केसर। दूसरा हम मान लेंगे पुंकेसर को। तीसरा है दलपुंज को, दलपुंज इसका क्या है, तीसरा चक्र है। चौथा क्या है, बाह्य दलपुंज है। क्या है, बाह्य दलपुंज है। सारे नाम अगर आप नए बच्चे हो तो कहीं ना कहीं आपको ये नया दिख रहा होगा, नया होगा, तो उसमें घबराने की बात नहीं है। मैं इसको अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ। स्त्री केसर को दूसरे नाम से हम जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जयांग भी कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है जयांग। ठीक है, पुंकेसर का दूसरा नाम जो है उसे हम कहते हैं पुमंग। ठीक है, दलपुंज का वही नाम है, दलपुंज ही कहते हैं। बाह्य दलपुंज को बाह्य दलपुंज ही कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे ये पुष्प में है कहाँ कहाँ। ठीक है, तो हम उस पुष्प से क्या करेंगे, एक एक भाग को निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। तो चलिए, पहला स्त्री केसर है। ठीक, ये क्या है, ये है आपका स्त्री केसर। ठीक है, ये है आपका पुंकेसर। ये है आपका इसको हम कह देंगे दलपुंज। दलपुंज। और नीचे की तरफ जो ऐसे होता है,
ऐसे भी होता है, कहीं कहीं ऐसे होता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ठीक है। तो यही क्या है, एक पुष्प में पाए जाने वाले 4 चक्र हैं। क्या है? 4 चक्र हैं, ए, बी, सी और ये डी वाला संरचना, ठीक है। तो ये क्या है? 4 चक्र होते हैं। अब इनका क्या होता है, स्त्री केसर है तो इसमें और भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इनका भी क्या होता है, अलग अलग नाम होता है, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे, इसकी भी संरचना क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले वीडियो में।